मैं डॉक्टर वीरेंद्र मलिक अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके समक्ष रचना के आधार पर वाक्य भेद विषय लेकर उपस्थित हूं। इसके अंतर्गत सरल, संयुक्त एवं मिश्र वाक्य पर चर्चा की जाएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर विषय संबंधी नवीन जानकारी उपलब्ध होती रहे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य की परिभाषा की। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति हो, अर्थात एक निश्चित अर्थ निकले, वह वाक्य कहलाता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, इसमें सारे शब्द सार्थक हैं। अगर किसी निरर्थक शब्दों से वाक्य बनाया जाए तो वह वाक्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं वाक्य के अंग या वाक्य के घटक कौन कौन से हैं। तो इसके दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता विस्तार आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता होता है और कर्ता के विषय में कोई विशिष्ट जानकारी दी जाती है तो वो उद्देश्य में आएगा। दूसरा भेद है विधेय। उद्देश्य के विषय में अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म और कर्म विस्तार आदि आते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रांजल विद्यालय जा रहा है। प्रांजल यहाँ पर उद्देश्य है और विद्यालय जा रहा है ये विधेय है। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे कहते कि परिश्रमी प्रांजल विद्यालय जा रहा है तो यहाँ पर उद्देश्य जो होता वो प्रांजल ही होता, लेकिन उस उद्देश्य का विस्तार जो हुआ है वो था परिश्रमी शब्द। तो परिश्रमी और प्रांजल ये दोनों शब्द ही उद्देश्य रहेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, अथवा जिनमें एक या एक से अधिक उद्देश्य हों। ध्यान दें, उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं, अर्थात कर्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं, किंतु विधेय केवल एक ही हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मीरा कहानी लिखती है, इसमें मीरा उद्देश्य है अर्थात कर्ता है, कहानी कर्म है और लिखती है क्रिया है। हाँ, मीरा के साथ कर्ता और भी आ सकते हैं, लेकिन यह वाक्य सरल वाक्य ही रहेगा। अब इसकी पहचान देखिए। एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, यानी कर्ता हो सकते हैं। एक विधेय होगा। एक मुख्य क्रिया इसके अंतर्गत आएगी। कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं कारक आदि हो सकते हैं। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उन जुड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयवों को योजक शब्द भी कहा जाता है। इनकी पहचान इस प्रकार से है, जिन योजक शब्दों से ये उपवाक्य जुड़े होते हैं वे हैं और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, अन्यथा, वरना, अतः। इसके अतिरिक्त भी कुछ अव्यय अर्थात योजक शब्द हो सकते हैं जिनसे ये वाक्य जुड़े होते हैं। दूसरी इसकी पहचान है, इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात दो स्वतंत्र वाक्यों का अपना अस्तित्व होता है, अपना एक अर्थ निकलता है। जब ये योजक शब्द द्वारा जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं इसको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। पहला उदाहरण है, सूर्योदय हुआ और अंधेरा दूर हो गया। यहाँ दो उपवाक्य सूर्योदय हुआ, अंधेरा दूर हो गया, इन दोनों को और
अव्यय के साथ जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। कर्ण बीमार है इसलिए नहीं आ सका, इसलिए के साथ दो उपवाक्यों को जोड़ दिया गया है। अध्यापक ने समझाया परंतु मैं नहीं समझ सका, यहाँ भी परंतु अव्यय शब्द के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। आप यहाँ बैठेंगे या हमारे साथ घूमने चलेंगे, इसमें भी या समुच्चय बोधक शब्द के साथ या अव्यय शब्द के साथ दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। शीघ्र आइए अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। अन्यथा यहाँ पर योजक शब्द है या अव्यय शब्द है, इनसे भी दो वाक्य जुड़े हुए हैं। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि इन वाक्यों में अव्यय का लोप हो जाता है, यानी वहाँ से अव्यय को हटा दिया जाता है विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए। तो वहाँ पर बच्चों को भ्रमित नहीं होना है। जैसे क्या सोचा था क्या हो गया, इस वाक्य में क्या सोचा था क्या हो गया, दो उपवाक्य यहाँ पर हैं, इन दोनों के बीच से अव्यय शब्द का लोप कर दिया गया है। अगर इसमें अव्यय शब्द लगा दिया जाए तो वाक्य बनेगा क्या सोचा था और क्या हो गया। तो ऐसे वाक्यों से आपको भ्रमित नहीं होना, ऐसे वाक्य भी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जहाँ तक संयुक्त वाक्य के प्रकार का प्रश्न है, तो यह प्रश्न 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं, 12वीं किसी भी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता। हाँ, ऐसे प्रश्न अगर कोई सी-टेट, एच-टेट या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो उसमें यह प्रश्न अनिवार्य है। तो संयुक्त वाक्य के जहाँ तक प्रकार हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। पहला, संयोजक संयुक्त वाक्य, इसमें और, तथा, एवं, व योजक शब्द जुड़े होते हैं। विभाजक संयुक्त वाक्य, इसके अंतर्गत अथवा, या, नहीं, ना, तो आदि अव्यय शब्द जुड़े होते हैं। और तीसरा है विरोध दर्शक संयुक्त वाक्य, इसमें लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, पर आदि अव्यय शब्द जुड़े होते हैं। और चौथा एवं अंतिम भेद है परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य, इसमें इसलिए, वरना, अन्यथा, अतएव, अतः, फलतः, सो आदि अव्यय शब्द जुड़े होते हैं। वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित, अंग्रेजी में जिसको डिपेंड कहते हैं, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान इस प्रकार से है, इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होंगे, इनमें एक मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कि यदि, तो, जिसे, उसे, अगर, जब, तब, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्राय कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में परिवर्तन करने पर जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। परिवर्तित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भी आ सकते हैं। जैसे, जो लड़का कल यहाँ आया था वह हंस रहा था, तो जो से प्रारंभ होने वाला यह उपवाक्य प्रारंभ में आ गया है और यह आश्रित उपवाक्य है। दूसरे वाक्य में देखिए, वह लड़का जो कल यहाँ आया था हंस रहा था, इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य मध्य में आ गया है। वह लड़का हंस रहा था जो कल यहाँ आया था, तीसरे वाक्य में यही आश्रित उपवाक्य अंत में चला गया है।
तो किसी भी वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रारंभ में भी हो सकते हैं, मध्य में भी और अंत में भी। इसके लिए कोई नियम नहीं है। आश्रित और प्रधान उपवाक्य के कुछ और उदाहरण देखिए। पहला, किसान चाहते हैं कि भारत प्रगति करे। किसान चाहते हैं यह प्रधान उपवाक्य है और आश्रित है कि भारत प्रगति करे। दूसरा वाक्य, उत्तीर्ण वही होगा जो परिश्रम करेगा। तो जो परिश्रम करेगा ये आश्रित है। इसी प्रकार से तीसरा, जो धन कमाया था वह चोरी हो गया। अब यहाँ पर आश्रित उपवाक्य पहले आ गया और प्रधान उपवाक्य बाद में। जो वीर होते हैं वे अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। यहाँ जो वीर होते हैं यह आश्रित उपवाक्य है, वे अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, यह प्रधान उपवाक्य है। तो की से और जो से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आश्रित उपवाक्य के भेद से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं, अतः इसके भेद पर चर्चा करना आवश्यक है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहला, संज्ञा उपवाक्य। वाक्य के अंतर्गत जो वाक्य संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, मुझे पता है कि वह घर छोड़कर भाग गया। कि वह घर छोड़कर भाग गया ये संज्ञा उपवाक्य का काम कर रहा है। इसकी पहचान इस प्रकार से है, इन उपवाक्यों का प्रारंभ प्राय की से होता है। संज्ञा उपवाक्य किसी भी वाक्य के यदि प्रारंभ में आ जाए तो उसमें की आवश्यकता नहीं होती। जैसे, वह नहीं पढ़ेगा मैं जानता था। यदि इसी वाक्य को विपरीत दिशा में लिखा जाए, मैं जानता था, तो यहाँ पर की आवश्यकता पड़ेगी। मैं जानता था कि वह नहीं पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर वह नहीं पढ़ेगा प्रारंभ में आ गया, इसलिए यहाँ पर की आवश्यकता नहीं है। हम संज्ञा उपवाक्य को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है, बाल गोविंद भगत जानते हैं कि बुढ़ापा आ गया। ध्यान दें, यहाँ पर की से प्रारंभ होने वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है कि बुढ़ापा आ गया। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों, कि हम आत्मनिर्भर हों, ये संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। कि कोई मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, ये संज्ञा उपवाक्य है। मैंने देखा कि एक विद्यार्थी नकल कर रहा था। कि एक विद्यार्थी नकल कर रहा था, संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। कि वह कहाँ रहता है। वह जानता था कि मैं यह कार्य नहीं करूँगा। कि मैं यह कार्य नहीं करूँगा। ये सारे के सारे की से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य हैं। ध्यान दीजिए, नीचे मैंने लिखा हुआ भी है, उपर्युक्त वाक्य में की से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य हैं। तो आप सभी को ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि की से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आएंगे। आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, यह वही आदमी है जिसने कल गाना गाया था। जिसने कल गाना गाया था, यह विशेषण उपवाक्य है। अब इसकी पहचान देखिए ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए कि विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो सर्वनाम अथवा इसके किसी रूप से होता है, जैसे जिस, जिसे, जिससे, जिसका, जिसके लिए, जिसमें, जिस पर, जिसने आदि। अब इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको और ज़्यादा स्पष्ट कर रहा हूँ। पहला उदाहरण है, जो कक्षा में प्रथम आया है वह मेरा भाई है। जो कक्षा में प्रथम आया है ये विशेषण उपवाक्य है क्योंकि ये जो से प्रारंभ हो रहा है। जिसे तुम खोज रहे हो
वह वहाँ बैठा है। जिसे तुम खोज रहे हो ये विशेषण उपवाक्य है। जो अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं वह मेरे पापा हैं। तो जो अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं यह विशेषण उपवाक्य है। पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। अब यहाँ ध्यान दें, जो पुराना हो गया था यहाँ पर विशेषण उपवाक्य वाक्य के अंत में आया है। तो ये वाक्य के प्रारंभ में भी हो सकता है और वाक्य के अंत में भी। इन वाक्यों में जो जिसे से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य हैं। उपवाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब गाड़ी जा चुकी थी। अब इस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है, आगे जब मैं पहचान बताऊंगा तो आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जहां, जब, जैसे या जैसा, जितना, इसके अतिरिक्त जब, तब, जब, कभी, ज्यों ही, जहाँ तहाँ, जैसा वैसा, जितना उतना आदि समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन नियमों को जानने के उपरांत आप ऊपर दिए गए वाक्य में जब तुम स्टेशन पर पहुँचे को आसानी से पहचान गए होंगे कि यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला, जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। जब आग लगती है ये क्रिया विशेषण है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गर्मी बहुत है। जहाँ मैं रहता हूँ ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ज्यों ही मैं पबजी खेलने लगा मेरी माँ आ गई। ज्यों ही मैं पबजी खेलने लगा ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे ये क्रिया विशेषण है। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ खेल सकते हो। यदि तुम चाहो ये क्रिया विशेषण है। यदि तुम शक्तिशाली हो तो भी मुझसे नहीं जीत सकते। इसमें यद्यपि तुम शक्तिशाली हो यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ध्यान दें, सभी वाक्यों में जब, जहाँ, ज्यों, जैसा, यदि, यद्यपि आदि से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य के कुछ और उदाहरण देखिए। दरवाज़ा बंद कर दो ताकि गर्म हवा ना आए। ताकि गर्म हवा ना आए ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तुम आ जाना, फिर साथ साथ चलेंगे। फिर साथ साथ चलेंगे ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मैं वही जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो। जहाँ से तुम आए हो। माताजी नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार हैं। क्योंकि वह बीमार हैं ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आपको वैसा ही करना चाहिए जैसा पिताजी कहते हैं। जैसा पिताजी कहते हैं ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जीवन में कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं जिन्हें सदैव याद रखा जा सकता है। जिन्हें सदैव याद रखा जा सकता है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। इन समस्त उपवाक्यों में ताकि, फिर, जहाँ, क्योंकि, जैसा, जिन्हें आदि से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब इनमें एक ध्यान देने योग्य बात यह थी कि इन वाक्यों में क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य के अंत में आए हैं और 1 से 6 तक जो वाक्य मैंने पहले बताए हैं आपको, उनमें क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में आए हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा विषय आपकी समझ में आ गया होगा और कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे सही करके आएंगे। संपूर्ण विषय को समझने के उपरांत आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से स्वयं का मूल्यांकन कर लें ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि हमें यह विषय कितना समझ में आया। ये प्रश्न सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में सत्र 2018, 19 और 20 में आए हुए हैं। परीक्षा में कुछ प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित लिखने के लिए आएंगे। जैसे, वह इंदौर से अजमेर आ गए जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते
अधूरे काम को आगे बढ़ाया। यहाँ पर वह और जहाँ, इन दो समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों के साथ ये वाक्य जुड़ा हुआ है। दूसरी पहचान, ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए मिश्र वाक्य है। दूसरा वाक्य है, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो ये एक निपात शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः ये मिश्र वाक्य है क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित है। तीसरा, मोहल्ले भर के ढेर सारे लड़कों की मंडली जल्द ही जुट जाती। ये एक साधारण वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। इन परीक्षाओं में आश्रित उपवाक्य पहचान कर उसका भेद लिखिए से संबंधित प्रश्न भी आए हुए हैं। जैसे, पिताजी को एहसास नहीं था कि दोनों का रास्ता टकराहट का है। यहाँ ध्यान दीजिए, की के बाद का जो उपवाक्य है, दोनों का रास्ता टकराहट का है, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। नियम में ऐसा बताया भी गया था। दूसरा है, बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जो पहला था। अब बुढ़ापा आ गया है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। इसमें ध्यान दें, शकुंतला ने जो, अब ये जो सर्वनाम का जो प्रयोग किया गया है, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत होता है। पहचान में मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अगला वाक्य है, मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी क्या सोचा था। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, की आ गया और की के बाद वाला उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। जिसका, अभी मैंने नियम में बताया था, जिसका किसके अंतर्गत आता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत। तो जिसका के बाद वाला समस्त उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। केवट ने कहा कि बिना पांव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। की आ गया तो बिना पांव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अब तो बिल्कुल आपको पहचान हो गई होगी कि की के बाद वाला उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। जो शांति बरसती, जो आ गया, जो सर्वनाम आ गया है, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है क्योंकि यह विशेषता बता रहा है दूसरे उपवाक्य की। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी खेलने के लिए ले जाते। अब इसमें ध्यान दें, जब तब ये आ गया तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है क्योंकि नियम में ऐसा हमने बताया था। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। कहा जा चुका है कि, अरे की आ गया तो की आते ही समझ जाइए कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। की के बाद वाला, कि मूर्ति संगमरमर की थी, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट थी, उसकी नाक गायब हो गई। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन नियमों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसमें ध्यान देने पर आपको पता चल जाएगा कि इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट थी, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। एक तीसरे प्रकार का प्रश्न भी पेपर में आया हुआ है। यह प्रश्न पहले दोनों प्रश्नों से भिन्न है। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। वह कौन सी पुस्तक है जो आपको पसंद है। अब यहाँ पर जो रेखांकित उपवाक्य है वह कौन सी पुस्तक है। अब यहाँ एक ध्यान देने की बात यह है कि ये आश्रित उपवाक्य है ही नहीं, यह उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य है। अतः आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। यदि आपको यह विषय समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेज दीजिए। और यदि आप वाक्य परिवर्तन से संबंधित विषय वस्तु पर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे अवश्य सूचित करना। धन्यवाद।